नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं अंकित कुमार साहू राजवीर और हाजिर हूं आपके साथ जॉन मिल्टन साहब पर बनने वाले कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस को लेकर के। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम TGT के जो भी वीडियोज़ मैं बनाऊंगा उसमें से मैं आपके राइटर्स को कवर करूंगा। तो मैंने ऑलरेडी वर्ड्सवर्थ के बारे में तो ऑलरेडी कवर किया हुआ था पहले से ही, और वर्ड्सवर्थ के बाद दोस्तों शेक्सपियर साहब को मैंने कवर किया हुआ था, बल्कि मैं कुछ उनके इम्पॉर्टेंट प्लेज को अभी बाद में कवर करूंगा। और ये तीसरा वीडियो है मेरा जॉन मिल्टन साहब के ऊपर। पहले वीडियो में मैंने उनकी लाइफ के बारे में बात किया और दूसरे वीडियो में हमने बात की थी उनके कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क्स के बारे में। दोस्तों, मैंने जहाँ तक पूरा ऑब्जर्वेशन किया तो उस ऑब्जर्वेशन के बाद मुझे एक सटीक जानकारी मिली कि जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो जो मैंने अपना पिछला वीडियो अपलोड किया था उसमें जिन वर्क्स को मैंने कलेक्ट किया था उनके बारे में कुछ बताया था इन नटसेल, तो वो क्वेश्चंस बनते हैं वहाँ से। और कुछ जो क्वेश्चंस और छूट गए थे, जैसे जो लाइंस को लेकर के बनते हैं या कमेंट्स को लेकर के बनते हैं, तो उन क्वेश्चंस को मैंने कलेक्ट किया हुआ है इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का सफ़र। उसके पहले मैं आपसे एक और बात करूं दोस्तों, जैसे बहुत सारे लोग मेरे पास हमेशा क्वेरी करते हैं कि सर हाउ टू प्रिपेयर फॉर TGT। दोस्तों, ये बात देखिए, प्रिपेयर करने वाली बात यही होती है कि डायरेक्ट आप किसी भी राइटर पोएट के बारे में एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रख लें। इसमें ज़रूरी ना हो कि आपको कोई और सलाह दे। जो नोट्स हो तो नोट्स दोस्तों आपके खुद के होने चाहिए, क्योंकि मैंने जैसे आपसे कहा कि मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। बहुत सारे लोगों की कॉल्स आई, मैसेजेस आ गए कि सर आप हमें नोट्स प्रोवाइड करें। देखिए, मुझे नोट्स प्रोवाइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरे पास कलेक्शन है इनका, जो हिंदी और इंग्लिश मीडियम से दोनों से है, जिसे आप पढ़ करके बेहतरीन कर भी सकते हैं, कर भी नहीं सकते। क्योंकि देखिए, पढ़ना आपको है, कोई भी आपको मटेरियल प्रोवाइड कर सकता है, बुक्स प्रोवाइड कर सकती हैं। तो दोस्तों, ये तो रही मेरे नोट्स और आपकी क्वेरीज से संबंधित थोड़ी सी बात। और जैसे नेट के बारे में भी लोग बहुत सारी पूछते रहते हैं, तो नेट के बारे में दोस्तों हम बाद में बात कर लेंगे। शुरू करते हैं हम आज का वीडियो, जो जॉन मिल्टन साहब के ऊपर है। और इसमें मैंने बहुत बेहतरीन बुलेट पॉइंट्स लेकर के, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, उनको कलेक्ट करके मैंने ये काफ़ी प्रयत्न के बाद बनाया है दोस्तों। तो चलिए शुरू करें। दोस्तों, मैंने एक कॉमन बात हमेशा नोट की कि जैसे कि कोई भी आपका पोएट, ऑथर या राइटर है, तो उसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जो हमेशा कुछ वर्क्स के ही, मतलब कुछ सीमित वर्क से होते हैं। जैसे कि जॉन मिल्टन साहब पर जो क्वेश्चन बनते हैं वो ज़्यादातर एल एलेग्रो और एल पेंसरोसो पे बन जाते हैं, या तो फिर पैराडाइज लॉस्ट पे बन जाते हैं, या तो फिर अगर इन पर नहीं बनते सैमसन एगोनिस्ट को लेकर के बन जाते हैं, कॉमस को लेकर के बन जाते हैं कि ये क्या है दोस्तों। तो ये एकदम बेसिक क्वेश्चंस ऐसे टाइप के बनते रहते हैं ऑलवेज। और इसके बाद जैसे कि जो पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रिगेन को कभी थीम को लेकर के बन जाते हैं। दोस्तों, मैंने इन सारी चीज़ों को इसमें कलेक्ट किया, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस पूछे गए वो घुमा घुमा करके यहीं से रहे। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट करने में कोई फ़ायदा नहीं, चलिए शुरू कर लेते हैं हम अपने बुलेट्स पॉइंट को। पहला पॉइंट दोस्तों, एल पेंसरोसो। जो एल पेंसरोसो है, तो इसका दोस्तों मीनिंग क्या होती है? तो एल पेंसरोसो की मीनिंग होती है मेलंकलिक मैन या पेंसिव मैन। दोस्तों, जो ये मेलंकलिक मैन और पेंसिव मैन मतलब है, तो ये एल पेंसरोसो, ये एक जो वर्ड है इसका ये मतलब है दोस्तों। ये एल पेंसरोसो और एल एलेग्रो दो वर्क हैं दोस्तों। इन्हें सिस्टर पोएम के नाम से भी हम जानते हैं। एल एलेग्रो और एल पेंसरोसो को हम सिस्टर पोएम्स के नाम से जानते हैं, और 1645-46 के बीच में पब्लिश हुआ था। दोस्तों, मैंने 45-46 इसलिए लिखा क्योंकि विकिपीडिया यही कहता है कि 1645 और 46 के बीच में ये पब्लिश हुआ था। और इसमें दोस्तों एल पेंसरोसो जो वर्क है, इसमें एक्चुअली में उन्होंने, मतलब एक पेंसिव मैन जो है जॉय को नेग्लेक्ट करता है और मेलंकली के साथ खुश रहना चाहता है। एक ये छोटी सी नटसेल की बात है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में ऑलरेडी एल पेंसरोसो के बारे में बहुत सारा बता दिया था। दोस्तों, पैराडाइज लॉस्ट एक ऐसा वर्क है जिससे कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके ऑलवेज बनते हैं। तो पैराडाइज लॉस्ट जो है दोस्तों 1667 में आया था। जब ये 1667 में आया, पहली बार पब्लिश हुआ ये, तो इसमें से 10 बुक्स थी। और उन 10 बुक्स को फिर जैसे कि एक इपिक पोएम के रूप में, क्योंकि इपिक में लगभग 12 बुक्स होनी चाहिए कम से कम, तो एक ये एक क्वालिटी, मतलब एक क्वालिफिकेशन जैसे होता है ना कि आपको BA और B.Ed होना चाहिए आपको TGT बनने के लिए, तो उसी तरीके से ये एक क्वालिफिकेशन है कि मतलब आपकी इपिक पोएम के लिए ज़रूरी है कि वो 12 बुक्स में है। तो जो दोस्तों 1674 में जब पैराडाइज लॉस्ट दोबारा पब्लिश हुआ, मतलब रिवाइज्ड एडिशन आया,
तो वहाँ पर दोस्तों एक परिवर्तन कर दिया गया, जो आपकी जो 7th पार्ट है दोस्तों, जो 7th पार्ट था और जो 10th पार्ट था, इनको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। तो ये 10 जो पार्ट थे पहले 1667 में, तो ये 1674 में जाकर के 12 बुक्स में दोस्तों डिवाइड हो गया आपका पैराडाइज लॉस्ट। दोस्तों इसमें बॉटमलेस परडिशन जो है बुक फर्स्ट में लाइन 47 है। ये बॉटमलेस परडिशन है क्या दोस्तों? जब सैटर्न जो फॉलन एंजल है आपका, जब वो वहाँ से जो है स्वर्ग से जो है उनको गॉड ने जो क्या किया, उनको निकाल दिया। वहाँ से निकाल देने के बाद जब वो नीचे गिरे तो वहीं पर दोस्तों उसी को हम बॉटमलेस परडिशन के नाम से मिल्टन साहब ने अपने इस वर्क में 47 लाइन में डिपिक्ट करने की कोशिश की है दोस्तों। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है मिल्टन बिलोंग्स टू द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। ये जो दोस्तों कमेंट है ये विलियम ब्लेक के द्वारा किया गया जॉन मिल्टन साहब के लिए। क्योंकि जॉन मिल्टन साहब ने एक बहुत बड़ी भूल, या ये कहें कि बहुत ज़्यादा जो ग्लोरिफिकेशन किया बुक फर्स्ट पैराडाइज लॉस्ट की, जो बुक फर्स्ट है उसमें जॉन मिल्टन साहब ने बहुत ही ज़्यादा लिख दिया सैटर्न के बारे में। और ये जो दोस्तों ग्लोरिफिकेशन रहा, तो ग्लोरिफिकेशन ऐसा रहा कि जैसे एक हीरोइक क्वालिटी के साथ, सैटर्न की कुछ हीरोइक क्वालिटी के साथ उन्होंने मिल्टन साहब ने उनको दिखाने की कोशिश कर दी। और इसी दिखाने की कोशिश को विलियम ब्लेक ने बहुत ही मैन्युअली ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्व करने के बाद कहा कि जो जॉन मिल्टन है वो डेविल्स पार्टी में यानी डेविल की पार्टी से थे। क्योंकि और ये बात वो खुद नहीं समझते थे कि वो डेविल की पार्टी थे, क्योंकि देखिए जो हीरो होता है उसका ऑलरेडी ग्लोरिफिकेशन उसके कामों को और उसके जो है ताकत, इन सारी चीज़ों को आप मूवी हो या आप कहीं भी देखते हैं, कोई नॉवेल हो, तो उसमें एक हीरो की क्वालिटीज़ को दिखाया जाता है। तो बुक फर्स्ट में जब जॉन मिल्टन साहब ने ये हीरोइक डीड्स दिखा दी तो इसके बारे में विलियम ब्लेक साहब ने ये कमेंट किया था कि वो डेविल्स की पार्टी से थे। और ये कमेंट दोस्तों मैरिज ऑफ हेवन और हेल में किया था उन्होंने। अगला पॉइंट दोस्तों एल एलेग्रो और एल पेंसरोसो को है, जिसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो एल एलेग्रो का मतलब होता है दोस्तों हैप्पी मैन, और एल पेंसरोसो का मतलब होता है मेलंकलिक मैन। और ये दोनों जो पोएम है ये सिस्टर्स पोएम कहलाती हैं। मैंने आपको बताया भी दोस्तों कि ये पब्लिश कब हुई थी, जैसे कि एल पेंसरोसो जो है 45-46 में, तो दोनों एल एलेग्रो और एल पेंसरोसो 45-46 के बीच में पब्लिश हुई थी। ये जो एल एलेग्रो और एल पेंसरोसो दोनों जो ये नेम है दोस्तों, तो ये म्यूजिकोलॉजी से लिया गया है, म्यूजिकोलॉजी से ये दोनों वर्ड्स को लिया गया है। और ये पोएम का जो कंस्ट्रक्शन है तो ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में है। ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में दोनों पोएम्स लिखी हुई हैं, दोनों सिस्टर पोएम्स हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है दाई सोल वाज लाइक ए स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, दाउ हैड्स अ वॉइस, साउंड वाज लाइक द सी। दोस्तों ये जो लाइन है ऑन मिल्टन, ये पोएम है ऑन मिल्टन वर्ड्सवर्थ साहब की, उसमें उन्होंने लिखा है कि दाई सोल लाइक ए स्टार, की जो आपकी आत्मा थी वो कैसी थी, एक तारे की तरह, एंड ड्वेल्ट अपार्ट, जो आज भी रहती है, दाउ हैडस्ट वॉइस, और आपके पास एक ऐसी वॉइस थी, हुज साउंड वाज लाइक द सी, की जो सी के रोर की तरह थी। मतलब आपकी आवाज़ बहुत ही बेहतरीन थी, सी का जैसे एक्सपेंशन है उस तरीके से। देखिए जैसे इन्होंने जो वर्क लिखे जैसे पैराडाइज लॉस्ट, तो एक यूनिवर्सल इंपॉर्टेंस का वर्क है, एक महाकाव्य है। और महाकाव्य जैसे कि आपका रामायण है, अगर हिंदी मैथोलॉजी में आप देखें तो आपका जो रामायण है तो एक ये महाकाव्य है, और ये महाकाव्य एक यूनिवर्सल इंपॉर्टेंस, यूनिवर्सल कैरेक्टर और यूनिवर्सल थीम के साथ है। उसी तरह दोस्तों पैराडाइज लॉस्ट जो है एक ये लिटरेरी इपिक है। इपिक दो टाइप के जो होते हैं उनमें से लिटरेरी इपिक है दोस्तों, और बेहतरीन इपिक माना जाता है इंग्लिश साहित्य का। और इसमें जो उन्होंने बात की उन बातों को लेकर के इसका जो है एक यूनिवर्सल इंपॉर्टेंस है। इसके बारे में दोस्तों हम आगे ही पॉइंट पर बात कर लेते हैं पैराडाइज लॉस्ट के बारे में। दोस्तों पैराडाइज लॉस्ट जिसके बारे में मैंने बताया कि 1667 में पब्लिश हुआ 10 बुक्स में, लेकिन 1674 में पब्लिश हुआ जाकर के 12 बुक्स में। इसमें दोस्तों जैसे कि एक इपिक की क्वालिटीज़ होती हैं। इपिक की क्वालिटीज़ क्या होती हैं कि आपको जैसे कि एक उदाहरण के साथ मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने रामायण पढ़ा होगा अगर, तो रामायण क्या होता है कि जब भी वो स्टार्टिंग होती है दोस्तों, तो अगर कोई भी राइटर पोएट जो है जब भी किसी बड़े काम को लिखने की कोशिश करता है, जैसे हम लोग लिखते हैं कोशिश मतलब ज़्यादातर लोग लिखते हैं श्री गणेश आय नमः, मतलब यानी कि हम श्री गणेश जी से शुरू कर रहे हैं, भगवान गणेश के साथ शुरू कर रहे हैं। तो इसी तरह दोस्तों जो पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 है, तो मिल्टन साहब ने जब लिखा
तो उन्होंने हेवनली म्यूजेस जो थी, तो अरब और सिनाई की जो देवियां थी, यूरेनिया, उनको तो बुक फर्स्ट में उनका ये आह्वान करते हैं कि आप आइए और मैं इस जो बेहतरीन महान कार्य करने जा रहा हूँ उस मेरे महान कार्य को लिखने में मेरी मदद कीजिए ताकि मैं इस महान कार्य को पूरा कर सकूं। दोस्तों जैसे कि आपने रामायण में पढ़ा होगा ना, तो ओपनिंग लाइन्स होती हैं उसकी, जो सुमिरत सिद्धि होए गण नायक करीबर बदन, तो मतलब वो करहूँ अनुग्रह सोए। तो दोस्तों ये यहाँ से जैसे शुरू किया गया, तो ये एक इन्वोकेशन है जिसे हम बोलते हैं आह्वान। हमारे उन महान आत्माओं का, उन गॉडीज का, उन गॉड्स का आह्वान होता है कि आप आइए और मैं कार्य करने जा रहा हूँ, इस कार्य में मेरी मदद कीजिए। तो इसी तरह दोस्तों इसमें जो बुक फर्स्ट है आपकी पैराडाइज लॉस्ट की, उसमें हेवनली म्यूज यूरेनिया को दोस्तों उन्होंने एक्चुअली में यूरेनिया के बारे में यहाँ से स्टार्टिंग किया है आपके जॉन मिल्टन साहब ने। और जॉन मिल्टन बोलते भी हैं, ओपनिंग लाइन्स हैं, आप मैंस फर्स्ट डिसओबीडियंस एंड द फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री। इसी तरह है दोस्तों ब्रॉड डेथ इनटू द वर्ल्ड। ऐसे करके दोस्तों ये जो ओपनिंग लाइन्स है तो वहीं से शुरू हो जाता है कि जो मानव की पहली अवज्ञा थी, मानव का पहली बार ईश्वर का कहना ना मानना और उस ट्री ऑफ नॉलेज का जो फ्रूट चख लेना, वहाँ से शुरू हुआ दोस्तों आपके जीवन में मृत्यु आ गई। उसके पहले व्यक्ति के जीवन में बहुत कुछ था, ऐसा दोस्तों डिपिक्ट करने की कोशिश की है पैराडाइज लॉस्ट में। अगला जो दोस्तों पॉइंट है, द करेज नेवर टू सबमिट और यील्ड। दोस्तों ये जो मैंने आपको अभी बात किया था मैंने आपसे कि जॉन मिल्टन साहब अननोविंगली, मतलब बिना नोए जानते हुए, विलियम ब्लेक साहब ने ऐसा कहा कि वो अननोविंगली डेविल की पार्टी से थे। तो दोस्तों आप ये लाइन से देखिए खुद महसूस कर सकते हैं, द करेज नेवर टू सबमिट और यील्ड। ऐसा दोस्तों सैटन कहता है कि एक ऐसा साहब नेवर टू सबमिट, कि मैं किसी के सामने झुक नहीं सकता या किसी के सामने सरेंडर नहीं कर सकता, नेवर टू सबमिट और यील्ड, सैटन बुक फर्स्ट में कहते हैं। तो दोस्तों ये एक हीरोइक क्वालिटी है कि देखिए मैं किसी के सामने झुकने वाला नहीं हूँ, और इसी क्वालिटी के लिए विलियम ब्लेक साहब ने इन्हीं टाइप की क्वालिटीज़ के लिए कहा कि वो डेविल्स की पार्टी से थे। ये दोस्तों बुक फर्स्ट की लाइन है और ये सैटन के द्वारा कही गई हैं। अगला जो दोस्तों पॉइंट है, मिथॉट आई सा माई लेट स्पाउस सेंट। दोस्तों इनकी जो सेकेंड वाइफ थी, जॉन मिल्टन साहब की जो सेकेंड वाइफ थी, उनके बारे में दोस्तों इन्होंने लिखा, मिथॉट आई सा माई लेट स्पाउस सेंट। ये कहते हैं कि मिथॉट आई सा माई लेट एक्सपाउस सेंट। दोस्तों ये सेकेंड वाइफ के बारे में जॉन मिल्टन साहब ने ये बात कही है। अगला जो दोस्तों हमारा पॉइंट है, दिस मैन कट्स अस ऑल आउट एंड द एंशिएंट टू। दोस्तों ये जो लाइन्स हैं ये ड्राइडन ने कमेंट किया है कि दिस मैन ये जो वर्ड यूज हुआ है ये जॉन मिल्टन साहब के लिए यूज हुआ है, और उन्होंने कहा कि दिस मैन कट्स अस ऑल आउट एंड एंशिएंट टू। जब ये इन्होंने पैराडाइज लॉस्ट जैसे महाकाव्य की रचना की तो उसको ध्यान में रख करके ये कमेंट जॉन ड्राइडन साहब ने किया मिल्टन साहब के लिए। मिल्टन हैज़ गिवन हिज व्यूज ऑन पोइट्री इन हिज पोएम। दोस्तों जो पोइट्री के बारे में व्यूज, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं, आपके विलियम वर्ड्सवर्थ हों या आपके रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट हों या फिर आपके जॉन कीट्स हो, तो पोइट्री के बारे में जैसे कि आपके विलियम वर्ड्सवर्थ साहब कहते हैं पोइट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। उसी तरीके से दोस्तों आपके जॉन मिल्टन साहब भी कहते हैं कि अगर पोइट्री ऐसे नहीं आती, पोइट्री डज नॉट कम्स एज लीव्स टू द ग्रास, जैसे कि पौधों पर या छोटे पौधों पर पत्तियां आती हैं तो बेटर होगा कि पोइट्री ही ना हो। तो इसी तरीके से दोस्तों जो अपने विचार हैं तो अपने विचारों को अभिव्यक्त किया है उन्होंने लेसिडस में, पोइट्री के बारे में विचारों को अपने अभिव्यक्त किया है दोस्तों जॉन मिल्टन जी ने लेसिडस नाम के वर्क में अपने, जो लेसिडस इनकी एलिग्रिकल पोएम है, एलेजाइक पोएम है। तो ये इस एलेजी में दोस्तों उन्होंने अपने जो व्यूज हैं पोइट्री के बारे में प्रस्तुत किया है। अगला दोस्तों पॉइंट है कि ग्रेट प्लेग ऑकर्ड इन 1665। दोस्तों ग्रेट प्लेग जो है, जो लंदन में आया था ग्रेट प्लेग, तो ये आया हुआ था, इसकी डेट है 1665 में, यानी 1665 में ग्रेट प्लेग आया था। और ग्रेट प्लेग में बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी। लगभग कहते हैं ना कि 1/3 या कितना 1/4, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लेकिन लंदन के बहुत सारे लोग जो है उनकी डेथ हो गई थी इस प्लेग से। दोस्तों अगला जो पॉइंट है वो है सैटन्स टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट। दोस्तों जो सैटन की टेम्पटेशन है क्राइस्ट के प्रति, तो ये पैराडाइज जो रिगेन वर्क है इनका, पैराडाइज
रिगेन, ये जो आया था 1671 में दोस्तों, इसमें उन्होंने सैटर्न के टेम्पटेशन की बात की है कि जो सैटर्न ने टेम्पटेशन दिया क्राइस्ट को। अगला जो दोस्तों पॉइंट है, गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड। तो गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड, ये जो पॉइंट है दोस्तों, तो ये टेनिसन ने, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन जी ने जो है जॉन मिल्टन के बारे में कहा कि गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड, कि जो जॉन मिल्टन थे वो क्या थे, गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस थे इंग्लैंड की, ऐसा टेनिसन ने कहा। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने जो है जॉन मिल्टन जी के बारे में कहा। 1632 टू 1638 दोस्तों, जो हॉर्टन पीरियड है, जो 1632 से 38 के बीच का जो ये पीरियड रहा उनका जॉन मिल्टन जी का, तो जॉन मिल्टन जी का ये जो पीरियड रहा तो वो हॉर्टन कॉलेज में तब पढ़ते थे, और इसी पीरियड को इस दौरान जो भी उन्होंने वर्क्स लिखे, जो भी उन्होंने साहित्यिक रचनाएं की, तो उन रचनाओं को हम 1632 से 1638 के बीच के पीरियड के हॉर्टन पीरियड के नाम से जानते हैं। इन प्रोग्रेस ऑफ पोएजी ग्रे इन्वोक्स मिल्टन। दोस्तों, जो इन प्रोग्रेस ऑफ पोएजी जो इनका ग्रे का वर्क है, जो आपके थॉमस ग्रे हैं जिन्होंने लिखा एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, जो इन्होंने ये वर्क लिखा, उन्हीं ने ये वर्क लिखा था इन प्रोग्रेस ऑफ पोएजी। दोस्तों, इन प्रोग्रेस ऑफ पोएजी में उन्होंने मिल्टन के बारे में कुछ बात किया है और इन्होंने इन्वोक करने की कोशिश की है। दोस्तों, एक्चुअली में जो बात किया था मिल्टन के बारे में ग्रे ने, तो उसमें इन्वोक किया था, कुछ क्रिटिसाइज भी किया था, कुछ जो है इनको कुछ इनकी बहुत ज़्यादा मतलब प्रशंसा भी करने की कोशिश की थी। ओपनिंग 16 लाइन दोस्तों जो आपके पैराडाइज लॉस्ट की हैं, तो ओपनिंग जो 16 लाइन्स हैं वो 1 सेंटेंस हैं। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो पैराडाइज लॉस्ट की ओपनिंग 16 लाइन्स हैं तो वो क्या हैं, तो दोस्तों ये एक सेंटेंस में लिखी हुई, क्योंकि 16 लाइन्स में ही पहला फुल स्टॉप जो आता है ओपनिंग लाइन के बाद, तो वो 16 लाइन्स में आता है दोस्तों। ऑन हिज ब्लाइंडनेस, दोस्तों आपने ज़रूर ये पोएम पढ़ी होगी या पढ़ा नहीं होगा तो सुना ज़रूर होगा कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस दोस्तों जो सोनेट है 1673 में पब्लिश हुई थी, और 1673 में पब्लिश होने के दौरान दोस्तों सबसे बड़ी बात ये थी कि इसमें जो उन्होंने थीम ली थी ना दोस्तों, तो उन्होंने एक्चुअली में इस थीम के साथ इसमें डील किया कि क्या गॉड आपसे सेवाएं चाहता है, क्या गॉड को ज़रूरत होती है किसी मानवीय सेवाओं की। इन सारी बातों के बाद, क्योंकि वो जब ये सोचते हैं ओपनिंग लाइन्स ऐसे आपकी, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंड और हाफ ऑफ माई डेज, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके अंदर जो उन्हें टैलेंट मिला, जो पोएटिक टैलेंट जो मिल्टन साहब को मिला, तो वो क्या मिल्टन साहब का जो वो पोएटिक टैलेंट है क्या वो काम आ पाएगा, क्योंकि जब वो अंधे हो गए, टोटली ब्लाइंड हो गए, तो हाउ ही विल राइट पोएटिक क्रिएशन, हाउ ही विल गिव। तो दोस्तों इस सारी चीज़ों के साथ डील होने वाली ये पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस, लेकिन बाद में कहते हैं कि ईश्वर को, इस पोएम के लास्ट में ही कहते हैं कि ईश्वर को किसी भी मानवीय सेवाओं की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास हजारों देवदूत हैं जो उनका कार्य कर सकते हैं। 1673 में आई ये बेहतरीन पोएम जो पेट्रार्कन फॉर्म ऑफ सोनेट पर लिखी हुई है, जो इसका सोनेट का फॉर्म है दोस्तों वो पेट्रार्कन है, और इसमें दोस्तों इन्होंने क्वेश्चन किया कि डथ गॉड एग्जैक्ट डिलीवर, कि क्या ईश्वर जो है आदमी से तब भी सेवाएं चाहता है, क्या व्यक्तियों से, अपने जो उनकी संतान है, जो उनकी आत्माएं हैं, क्या उन आत्माओं से तब भी सेवाएं चाहता है। तो दोस्तों उनके अंदर से खुद ही आवाज़ आई कि नहीं, ऐसी कोई सेवा वो नहीं चाहते हैं, बल्कि उन्होंने कहा कि दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, वो लोग भी उनकी सेवा करते हैं जो अपनी बारी आने की दोस्तों प्रतीक्षा करते हैं। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंड। तो दोस्तों ये तो ओपनिंग लाइन्स हैं इसी पोएम की ऑन हिज ब्लाइंडनेस की। दोस्तों अगला पॉइंट जो है वो है हमारा पैराडाइज रिगेन को लेकर के। दोस्तों जो पैराडाइज रिगेन है इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में जो मैंने बताया था, लेक्चर नंबर 2 जॉन मिल्टन में मैंने बताया था कि पैराडाइज रिगेन दोस्तों 1671 में पब्लिश हुआ, और ये फेवरेट वर्क है जॉन मिल्टन साहब का, ये बहुत ही फेवरेट वर्क है। कॉमर्स दोस्तों जो लिखा हुआ है इन्होंने जॉन मिल्टन साहब ने, कॉमर्स के बारे में भी मैं बता चुका था। तो कॉमर्स दोस्तों क्या है, एक मास्क है, ये पॉइंट रिमेंबर रखें कि क्या है ये एक मास्क है दोस्तों कॉमर्स, और इस मास्क में ऑनर ऑफ चेस्टिटी पे लिखा हुआ ये मास्क है दोस्तों। कई बार ये क्वेश्चन बनता है कि
कॉमर्स क्या है? तो दोस्तों कॉमर्स एक मास्क है, मास्क। अगला जो दोस्तों पॉइंट है ये है व्हाट दो द फील्ड बी लॉस्ट ऑल इज नॉट लॉस्ट। दोस्तों ये जो पॉइंट है एक्चुअली में, तो व्हाट दो द फील्ड बी लॉस्ट ऑल इज नॉट लॉस्ट, दोस्तों ये एक बहुत ही ज़्यादा उम्मीद की जो होप होती है व्यक्तियों में, उस चीज़ को डिपिक्ट करने वाली लाइन है दोस्तों। सैटर्न जब वो एक्चुअली में एग्जाइल कर दिए गए हेवन से, तो गॉड के एग्जाइल कर देने के बाद जो वो एक्चुअली में जब हेल में पड़े हुए थे, हेल पर्डिशन में दोस्तों पड़े थे, तो वहाँ पर एक्चुअली में वो कहते हैं कि व्हाट दो द फील्ड लॉस्ट, कि हम युद्ध जरूर हार चुके हैं, ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, लेकिन हमने सब कुछ नहीं खोया। क्योंकि वो जो हमारे अंदर अभी करेज है कि हम आज भी फिर से लड़ सकते हैं, फिर से तैयार हो सकते हैं, यही दोस्तों हीरोइक क्वालिटी है। इसी की वजह से ये कहा गया कि सैटर्न हीरो है बुक फर्स्ट का। बेटर टू रेन, दोस्तों जो अगली लाइन भी है, तो अगर आप इसको भी फोकस करेंगे, बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन। सैटर्न कहता है कि अच्छा होगा हमें, मतलब एक राज्य करने वाली कोशिश होनी चाहिए। बेटर टू रेन इन हेल, उन्होंने कहा कि स्वर्ग में सेवा करने से, गुलाम बनने से अच्छा होगा कि हम नर्क में ही दोस्तों राज करें। उन्होंने ये कहा कि बेटर टू रेन इन हेल, अच्छा होगा कि हम हेल में ही राज करें, टू सर्व इन हेवन, ये इसकी अपेक्षा कि हम जाकर के स्वर्ग में किसी के गुलाम बने या किसी की सेवा करें, ऐसा सैटर्न ने कहा दोस्तों। अगली जो लाइन है वो है 44 दोस्तों, मिल्टन बिकम ब्लाइंड। 44 की उम्र में दोस्तों, जब वो एज ऑफ 44 में मिल्टन बिकम ब्लाइंड, दोस्तों जो मिल्टन साहब थे वो आपके 44 यानी 44 साल की उम्र में वो टोटली ब्लाइंड हो गए थे। ही हु डिस्ट्रॉय अ गुड बुक किल्स रीजन इटसेल्फ, किल्स द इमेज ऑफ गॉड। दोस्तों जो एरोपेजिटिका वर्क है जॉन मिल्टन साहब का, इसके बारे में मैंने आपसे चर्चा की थी अपने प्रीवियस लेक्चर में। अगर आप चाहते हैं जानकारी तो ज़रूर एक बार उसे विजिट करें, और लिंक में डिस्क्रिप्शन, आपके जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है वो सारे लिंक्स आपको टीजीटी से संबंधित सारे आपके जो भी लेक्चर्स हैं वो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा हुआ है। He who destroys a good book, जो भी एक अच्छी बुक को ख़त्म कर देता है, kills region itself, तो दोस्तों वो रीजन को ख़त्म कर देता है, kills the image of God, और ये इमेज ऑफ गॉड को ख़त्म करते हैं। दोस्तों जो प्रिंटिंग प्रेस, और प्रिंटिंग प्रेस में दोस्तों एक बैन था कि पहले एक जो मेंबर हैं पार्लियामेंट के, ये लोग देखेंगे पहले कि क्या वो बुक पब्लिश करने लायक है या नहीं। ये जो प्रिंटिंग प्रेस से संबंधित ये जो बिल था, इसके प्रति दोस्तों इन्होंने, जो जॉन मिल्टन साहब ने एरोपेजिटिका वर्क लिखा, इसमें उन्होंने फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में जो चर्चा की, तो वहीं उन्होंने कहा कि जो ऐसा लोग करते हैं, किसी बुक को कह देते हैं, जज कर देते हैं कि नहीं ये पब्लिश करने लायक नहीं है, ये बेकार है, तो इन सारी बातों को लेकर के एरोपेजिटिका में दोस्तों डील किया। और ये लाइन वहीं की है, ये पूछी गई थी एक बार कि ही हु डिस्ट्रॉयज अ गुड बुक किल्स रीजन इटसेल्फ, किल्स द इमेज ऑफ गॉड। कहाँ की लाइन है दोस्तों? तो ये एरोपेजिटिका की है। अगला जो दोस्तों पॉइंट है, वेयर देयर इज लेजर फॉर फिक्शन देयर इज अ लिटिल ग्रीप। दोस्तों ये जो लाइन है सैमुअल जॉनसन ने कहा था कि वेयर देयर इज लेजर फॉर फिक्शन देयर इज अ लिटिल ग्रीप। दोस्तों ये सैमुअल जॉनसन ने कमेंट किया था इनके लिए, लैसिडस जो पोएम है इनकी, तो लैसिडस पोएम को कंसीडर करके सैमुअल जॉनसन ने अपने लाइव्स ऑफ पोएट में इन्होंने कमेंट किया था कि वेयर देयर इज लेजर, जहाँ पर लेजर है फॉर फिक्शन देयर इज अ लिटिल ग्रीप, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये जो एलजी ऐसा टाइप के वर्क्स लिखना, ऐसा टाइप का करना, एक मतलब सेट पैटर्न पर कार्य करना, तो ये सारा लेजर्स के रूप में उन्होंने दोस्तों कंसीडर किया था सैमुअल जॉनसन ने। सैमसन एगोनिस्ट दोस्तों जो वर्क है मिल्टन साहब का, तो मिल्टन साहब का ये जो वर्क है सैमसन एगोनिस्ट, ये ट्रेजिक एक ड्रामा है, ट्रेजिक क्लोजेड ड्रामा है दोस्तों। पहला पॉइंट यही है कि ये ट्रेजिक क्लोजेड ड्रामा है। दूसरा पॉइंट ये दोस्तों कि एक बिब्लिकल स्टोरी पर आधारित है। और तीसरा पॉइंट ये कि ये ब्लैंक वर्स फॉर्म ऑफ में लिखा गया ये एक उनका ट्रेजिक ड्रामा है दोस्तों, सैमसन एगोनिस्ट। इसकी डिटेल जानकारी मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी देने की कोशिश की थी दोस्तों। तो ये तो रही आपके जो है मिल्टन साहब के बारे में कुछ बातें जो आपके एग्जाम दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, और क्वेश्चंस भी दोस्तों यहीं से बनते हैं। हाँ, और एक लास्ट में मैं बात कहना चाहूँगा कि कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स, जो और इम्पॉर्टेंट लाइन्स हैं, आप बुक्स के थ्रू देखें या तो आप नेट के थ्रू देख लें, इंटरनेट के थ्रू, तो उन लाइंस को आप ज़रूर रिमेंबर रखें, क्योंकि टीजीटी में काफ़ी थोड़ा सा डीप भी पूछ लेता है, लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आज तक पूछे गए वेरियस एग्जाम्स में, तो वो यहीं से थे जहां तक से मैंने बना दिया दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए। मिलता हूं आपसे किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।